सीधे पटना का रुख करेंगे। पटना से हमारे संवाददाता विकास चंद्र जुड़ रहे हैं और दिल्ली से हमारे साथ मोहित राज दुबे भी जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले विकास जी आपका रुख करूंगा। क्या हलचल, मतलब अब ठीक है बैठकों का दौर चल रहा है, बैठक में ये भी चर्चा हो रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन सबसे पहले मैं उस उत्साह को समझना चाहूंगा जो आपने महसूस किया इस जीत के बाद। ये देखिए, अगर आज की बात की जाए तो पटना की सड़कों पर जो राजनीतिक दल हैं उनकी पार्टियों में माहौल एकदम शांत है। आरजेडी दफ्तर में एक व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं चहलकदमी जरूर जेडीयू की दफ्तर में, बीजेपी की दफ्तर में, चिराग पासवान की दफ्तर में जरूर है, लेकिन अब जो है वो बैठकों का दौर शुरू हो गया है, मंथन और मंत्रणा का दौर शुरू हो गया है। और आगे सरकार का गठन कैसे हो, मंत्री कौन से लोग बने, दो सब तरफ ये चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन जिन लोगों को निर्णय लेना है उन लोगों की बैठकें अभी नहीं हुई है। मैं नीतीश कुमार के आवास के बाहर अभी मौजूद हूँ। सुबह से ही यहाँ आने वालों का तांता लगा हुआ था। सबसे पहले चिराग पासवान पहुंचे थे, उसके पहले सम्राट चौधरी मिलकर जा चुके। उसके बाद जेडीयू के तमाम जितने बड़े नेता थे, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर उनके प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हों या दूसरे जो नेता और प्रवक्ता हैं, सब नीतीश कुमार के पास आए और घंटों तक बैठक चलती रही। जो जानकारी आ रही है कि दिल्ली में भी बैठक होने वाली है, क्योंकि पूरी जो प्रक्रिया है उसको बीजेपी पालन करेगी। तो और सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ, जेडीयू और बीजेपी दोनों में कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है सरकार गठन को लेकर। कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि तेजस्वी ने घोषणा किया था कि 18 तारीख को हम शपथ ले लेंगे, उस तरह की कोई जल्दबाजी बीजेपी में नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता करें कि सब कुछ ठीक ठाक है, सामान्य है, सरकार वहां पर है, सिर्फ शपथ होना है तो अब ठीक ढंग से सब कुछ होगा। तो यानी इस बार मंत्रिमंडल का स्वरूप बहुत बदला हुआ नजर आएगा, जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं बीजेपी के नेताओं के रिस्पांस से, कि हो सकता है कि जो लोग आज डिप्टी सीएम के तौर पे दिख रहे हैं आगे न दिखे, तमाम जो मंत्री दिख रहे हैं वो न दिखें। तो बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि कब तक नीतीश कुमार शपथ ले लेंगे, क्योंकि ये नीतीश कुमार का आवास है, दर्शकों को दिखाता हूं। और ठीक इस सड़क को क्रॉस करें तो अमूमन 40 फीट की सड़क अगर मान लें तो सामने एक राजभवन है। देखिए वो राजभवन का गेट दिखाई दे रहा है। बहुत दूर नीतीश कुमार जी को नहीं जाना है, कई बार तो खुद पैदल चले गए हुए हैं यहाँ से टहलते हुए राजभवन। तो राजभवन की दूरी नहीं है, लेकिन हाँ वो राजभवन कब जाएंगे, राजभवन कब शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी व्यवस्था कराएगा, इसको लेकर के सस्पेंस अभी बरकरार है। विकास जी मैं आऊंगा फिर अभी आपके पास। एक बार देखिए, अब तो ये सस्पेंस बरकरार है कि कब वो राजभवन की तरफ जाएंगे जहां पर शपथ लेंगे, तारीख का ऐलान कब होगा। लेकिन मोहित राज दुबे के पास चलूं, क्योंकि इस नतीजों ने कांग्रेस को आत्ममंथन करने से ज्यादा इस मोड पे ला दिया है कि वो इस हार के लिए किसी को जिम्मेदार ठहरा दे। क्या लगता है कि कांग्रेस का ये मंथन कारगर होगा और आगे की क्या रणनीति पर विचार की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? मोहित, देखिए रोहित, हार का ठिकरा फोड़ने से अब काम नहीं चलने वाला। चलने वाला काम इससे है कि आप आत्ममंथन के साथ साथ जमीनी स्तर पे पार्टी को आप कैसे मजबूत करते हैं। राहुल गांधी ने 1400 किलोमीटर की यात्रा की थी एसआईआर के खिलाफ, और कहते रहे थे कि वोट कट रहे हैं। वोट कटने के मुद्दे पर उन्होंने जो है यात्रा तो की, मोमेंटम तो बनाया, लेकिन वो मोमेंटम जो है चुनाव तक नहीं रह पाया, मतदान तक नहीं रह पाया। लिहाजा 35 सीटों पर महागठबंधन जो है आकर रुका, और वही दूसरी ओर जो है 202 सीटों पर जो है एनडीए काबिज हो गई। तो ये ऐतिहासिक हार हम नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हुई है, महागठबंधन की हुई है, और अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि इस तरीके से उनकी हार होगी। हालांकि अगर हम वोट शेयर की बात करें तो 23% जो है आरजेडी को मिला है, 8.25 के आसपास जो है कांग्रेस को मिला है। तो ज्यादा वोट शेयर का अंतर नहीं है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि मोहित इस गणित में भी बहुत सारे पहलू हैं जिसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वोट शेयर बेशक आप कह रहे हैं, बट नंबर ऑफ सीट्स को भी तो आप काउंट करेंगे। आप 101 पे जेडीयू और 144 पर अगर दूसरे आरजेडी अगर 130 से ज्यादा सीटों पे लड़ रही है तो नंबर ऑफ वोट्स एक्चुअली उनके पास ज्यादा होंगे, और इससे वोट शेयर को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। परसेप्शन बनाना और कन्वर्जन इन सीट होना, वो दोनों अलग अलग मायने हैं। आप जो राहुल गांधी पे कह रहे थे वो बहुत तार्किक था कि आप जाएं वहां मेहनत करें तो हो सकता है कि वो कनेक्टिविटी होगी, बट ये थोड़ी ना है कि एक पोस्टर बॉय की तरफ आए, 2 दिन फोटो खिंचाएं, तीसरे दिन फिर विदेश चले जाएं। नहीं, देखिए राहुल गांधी ने मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने 1400 किलोमीटर की यात्रा की, और विदेश यात्राएं तो तमाम बड़े नेता करते रहते हैं। उनकी अपनी निजी यात्रा और जो है औपचारिक यात्रा नहीं। वो कोलंबिया गए जहां पे उन्होंने छात्रों से मुलाकात की, ये तो अलग इशू है। लेकिन सवाल यह है कि आप कोई भी यात्रा कर लीजिए, लेकिन जब तक बूथ कमेटी आपकी नहीं होगी, जब तक जमीन
पर आपकी पार्टी मजबूत नहीं होगी तब तक आप कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू ने जिस तरीके से जमीन पे मेहनत की है, उसको लेके जो हम कह सकते हैं कि जो सीटें दिखाई दे रही हैं उसमें तब्दील हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप चुनाव आयोग पे लगाया है कि ये जीत चुनाव आयोग की है। जिस तरीके से एसआईआर में 68 लाख के आसपास मतदाताओं के नाम काटे गए, 47 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, करीब 21 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए। तो ये अब आरोप जो है लगातार वोट चोरी का मुद्दा जिस तरीके से राहुल गांधी उठाते रहे, हरियाणा में 25 लाख वोटों का उन्होंने मुद्दा उठाया, अब वो बिहार को लेकर भी सीधे तौर पर जो हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी अब यही मुद्दा उठाती हुई नजर आएगी। लेकिन रोहित, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जमीन पे आपको मजबूती के साथ उतरना पड़ेगा, बूथ कमेटी आपको बनानी पड़ेगी, तभी आप चुनाव जीतेंगे। नेचुरली जमीन पे उतरना होगा, कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करना होगा, उनका उत्साह बढ़ाना होगा और साथ ही साथ काम करना होगा ताकि कनेक्टिविटी कार्यकर्ताओं का जनता के साथ बेहतर हो पाए। ये ज़रूरी है और कम से कम एक राष्ट्रीय दल के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो देश की इतनी पुरानी राष्ट्रीय दल है। लेकिन दूसरी तरफ शायद विकास इस बात को बेहतर महसूस कर पाएंगे। इस कनेक्टिविटी के मामले में एनडीए ज़्यादा बेहतर कार्य करती हुई दिखी और इसलिए शायद मैंने मोहित को वहाँ पर रोका भी था कि वोट परसेंटेज से अगर तुलना करें तो शायद ये अभी बैलेंस नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट बीजेपी और जेडीयू कंपैरेटिवली आरजेडी के कम पे लड़ती है। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है जो आपने कहा। अगर सीटें देखें तो आरजेडी ने ज़्यादा सीटें लड़ी तो निश्चित तौर पर उनको का जो प्रतिशत है वोट का ज़्यादा दिखेगा। बीजेपी कम पे लड़ी आरजेडी से, जेडीयू भी कम पर लड़ी, इसलिए इन लोगों का परसेंटेज ऑफ वोट दिख रहा है। लेकिन सीट्स देखिए, लोगों का विश्वास देखें। आप देखें कि कनेक्टिविटी की जो बात है, जिन मुद्दों को महागठबंधन की तरफ से उठाया गया और जिन मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू के नेता या एनडीए के नेता बात करते थे, अब चुनाव परिणाम आ चुका है, रिजल्ट सामने है, तो इसका सीधा सा एक ही अर्थ है जो कहा जाएगा कि उनके मुद्दे को स्वीकार नहीं किया गया और इनके मुद्दे को जनता ने स्वीकार किया और भरोसा कर लिया। दूसरी यहां हम एक बात कहें कि जो बीजेपी बार बार राहुल गांधी को ये कहती है कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, तो वो दिखता भी। आप बीजेपी की कार्य पद्धति को देखें कि जैसे ही यहाँ नीतीश कुमार या कि जो भी शपथ लेना हो ले मुख्यमंत्री का, उसके अगले दिन से बीजेपी अगले चुनाव की तैयारी में इसी प्रदेश में लग जाएगी। बीजेपी पूरे 5 साल तक चुनावी मूड में रहने वाली पार्टी है और अपना बूथ सबसे मजबूत कोई चुनाव के समय बीजेपी ने इस अभियान को नहीं चलाया। और बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही थी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी काम कर रही थी तो जो सहयोगी दल हैं उनके लिए भी कर रही थी और उनसे करवा रही थी। तो क्या महागठबंधन के दल, जो एक कांग्रेस का संगठन काम कर रहा है, तो क्या उसके आरजेडी के साथ तालमेल थे? क्या दूसरे दलों के साथ तालमेल थे? मुझे नहीं लगता कि तालमेल रहे होंगे। लेकिन यहाँ जेडीयू का संगठन, बीजेपी का संगठन या चिराग पासवान का संगठन या जीतनराम मांझी का संगठन या उपेंद्र कुशवाहा का संगठन, जहां बीजेपी वाले हैं, यही फायदा शायद एनडीए को मिलता है कि एक संगठन के तौर पर ये काम करते हैं और जमीन पर जुड़ाव रखते हैं और ये आज से ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं और शायद ये नतीजों में यही तब्दीली दिखी है। बहरहाल अब लगातार प्रश्न तो उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, वो भी जरूरी है।